हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। डेरी के लिए मैफी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आहान की बेचैनी। समंदर की लहरें दूर किसी को पुकार रही थीं, और आसमान पर चांद बादलों की ओट में छुपा खामोशी से ताक रहा था। वो वक्त का एक ठहरा हुआ लम्हा था, जहां सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत की धड़कन धड़क रही थी। अरहान अपने प्राइवेट विला की ऊंची बालकनी में अकेला खड़ा था। सफेद ढीली शर्ट, बिखरे बाल, आंखों के नीचे हल्का सा थकान का साया, और उसके हाथों में एक फोटो फ्रेम जिसमें मुस्कुराती हुई आयशा कैद थी। वो तस्वीर को ऐसे देख रहा था जैसे उस मुस्कान में अपना सारा वजूद तलाश रहा हो। उंगलियां कांच के उस पार उसकी सूरत को छूने की नाकाम कोशिश कर रही थीं, और उसकी आंखों में वो खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी सांसें चलती रहीं, और दिल किसी बेजुबान तड़प की तरह धड़कता रहा। फिर एक पल को उसने आंखें बंद की और बहुत धीमे से तस्वीर को सीने से लगा लिया। फिर उसकी आवाज आई, धीमी, भारी और दिल के किसी गहरे कोने से निकली हुई। शाम से दिल में बड़ी हलचल है। उसने तस्वीर से नजरें हटाईं, और सामने अंधेरे की गहराइयों में देखते हुए ठहर गया। लगता है तुम करीब आ रही हो। उसके लफ्जों में उम्मीद थी, दर्द था, और एक ऐसी दीवानगी जो इश्क को मौत से भी ज्यादा गहरा बना देती है। वो वहीं खड़ा रहा, बिना पलके झपकाए, उस स्याह अंधेरे को देखता रहा, मानो किसी अनदेखी परछाई में आयेशा को देख रहा हो, महसूस कर रहा हो उसकी मौजूदगी को। उसके होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। बस दिल की धड़कनें कह रही थीं, अब लौट आओ, मेरी सांसों की मियाद बस तुम्हारे नाम तक है। योजक चिन्ह। अरहान की आंखें अब भी अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं, पर उसके कदम धीरे धीरे पीछे हटे। उसने एक आखिरी बार तस्वीर को देखा और फिर बेहद संभाल कर उसे सीने से हटाया। चुपचाप कमरे में लौटा। कमरे की रोशनी बहुत धीमी थी, दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और उसकी धीमी सांसों की आवाज ही बस वहां जिंदा थी। अरहान ने फोटो फ्रेम को उसकी तय जगह पर रखा, साइड टेबल पर, जहां हर रोज उसकी नजरें सबसे पहले और आखिरी बार उसी तस्वीर से टकराती थीं। उसने गहराई से तस्वीर को देखा। नजरों में एक अधूरी बात थी, एक सदी से दबा हुआ इश्क। फिर धीरे से मुड़ा और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। अंदर जाते हुए वो अपने बटन खोलता रहा, और कुछ ही देर में उसने एक सादा सी टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहन लिए। उसका चेहरा अब शांत था, लेकिन वो खामोशी भी कुछ कह रही थी। वो बाहर निकला और सीधा टेबल के पास रखा अपना लैपटॉप बैग उठाया। एक नज़र फिर तस्वीर पर पड़ी। कुछ पल ठहरकर उसने गहरी सांसें कंटिन्यू। अरहान का स्टडी रूम। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सीधा विला के उस कोने की ओर बढ़ा जहां उसका स्टडी रूम था। विला के सबसे शांत हिस्से में बना ये कमरा पूरी तरह से बंद और साउंड प्रूफ था, जैसे दुनिया से कटकर एक अलग ही दुनिया में ले जाता हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हल्की सी ब्लू लाइट कमरे में फैली हुई थी। चारों ओर किताबों की अलमारियां, एक बड़ी सी खिड़की जिसके बाहर काले पर्दे गिरे हुए थे। लकड़ी की दीवारों में रॉयल परछाई थी और फर्श पर मोटा कारपेट जो हर कदम को खामोश बना देता था। कमरे के बीचों बीच एक ब्लैक मार्बल का वर्किंग डेस्क रखा था। उस पर एक लैपटॉप, कुछ फाइलें, एक डिजिटल घड़ी और एक कॉफी मग रखा था जो शायद कई घंटे पहले का ही था। दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर कुछ पुरानी तस्वीरें, मैप्स और पेपर क्लिप्स लगे हुए थे। उन पर रेड मार्कर से निशान लगे थे, जैसे किसी मिशन या अधूरे सच की खोज चल रही हो। अरहान अंदर आते ही दरवाजा बंद करता है, धीरे से लैपटॉप बैग टेबल पर रखता है और कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। वो थोड़ी देर यूं ही बैठा रहा, बिना कुछ किए। उसकी कोहनी टेबल पर थी और उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। आंखें सामने उस बोर्ड पर टिकी थीं, एक तस्वीर पर जो शायद आयेशा की ही थी, लेकिन वो तस्वीर अधूरी थी, फटी हुई। फिर उसने धीरे से लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर जैसे ही रोशनी आई, कुछ फोल्डर्स खुले जिनके नाम थे आयशा फाइल्स। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, एक ठंडा जुनून था। उसने एक फाइल खोली और फुसफुसाया, अब कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हारे पास वापस आने का हर रास्ता तलाशूंगा, चाहे किसी की भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। बाहर रात और गहरी हो रही थी, और अंदर अरहान की तन्हाई और इरादे दोनों और ज्यादा स्याह होते जा रहे। योजक चिन्ह। अरहान ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आयशा नाम का फोल्डर खोलते ही जैसे एक पूरी दुनिया सामने आ गई। हर तस्वीर में बस एक ही नाम था, आयेशा। पहली तस्वीर में वो दोनों साथ में थे, शादी के लम्हे, जब सब कुछ नया था, खुशियों से भरा हुआ। आयेशा की मासूम मुस्कान, अरहान की आंखों में बसा प्यार, हर झलक में उनका साथ, उनकी दहलीज पर खड़ी एक नई शुरुआत। फिर धीरे धीरे तस्वीरें बदल गईं। आयेशा गहरी नींद में थी, अरहान की गोद में।
उसकी सांसों की रफ्तार के साथ अरहान का दिल धड़क रहा था। उस पल में अरहान का हर जज्बा बस उसे थामे रखने की चाहत में खोया था। एक तस्वीर में अरहान ने सोई हुई आयशा को नाजुक सी मुस्कान के साथ चूमा था। उस चुंबन में उसकी तड़प, उसका प्यार और उसका बचपन का दर्द छिपा था। जैसे वो इस दुनिया की सारी तकलीफों को अपनी मोहब्बत की ताकत से मिटा देना चाहता हो। दूसरी तस्वीर में वो दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे। आयशा की आंखें बंद थीं और वो अरहान के सीने से चिपकी हुई थी, पूरी तरह से सुरक्षित और निश्चिंत। अरहान के दिल में उस पल की गर्माहट थी जो शायद अब कहीं खो गई थी। अरहान की नजरें तस्वीरों पर ठहरती रहीं और उसका दिल टूटता रहा। तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारा ये भरोसा, सब कुछ खो दिया मैंने, पर तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। उसने धीरे से तस्वीरों का फोल्डर बंद किया, लेकिन दिल के एक कोने में ये यादें हमेशा के लिए टिक गई थीं। उसकी आवाज फुसफुसाई जैसे कोई कसम हो, तुम हमेशा मेरी रहोगी, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत। और उस एकांत कमरे में अरहान की तन्हाई और मोहब्बत का दर्द गहराता गया। एक ऐसा दर्द जो सिर्फ उसकी धड़कनों को समझ सकता था। अरहान की उंगलियां कांपती हुई स्क्रीन पर उन तस्वीरों को छूने लगीं। जैसे वो उन लम्हों को फिर से जी लेना चाहता हो, जैसे आयशा की मासूम सी मुस्कान अब भी उसके हाथों की गर्माहट महसूस कर सके। हर तस्वीर पर उंगली फिराते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे भर आईं। पलकों से एक आंसू लुढ़का, गाल पर बहता हुआ सीधा उस स्क्रीन पर गिरा। और जैसे ही वो तस्वीर पर गिरा, आयशा की मुस्कान और भी धुंधली हो गई। अरहान की सांसें भारी हो गईं, गला रुंधा, पर फिर भी वो कुछ बुदबुदाया, बहुत धीमे, जैसे वो सिर्फ आयशा के लिए कह रहा हो। एक राज को राज रखने के लिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया, लिटिल फेरी। मगर ये दूरी हर पल मेरी रूह को नोचती है। तुम अब भी यहीं हो, मेरी सांसों में, मेरी रातों की खामोशी में, मेरी हर अधूरी दुआ में। वो स्क्रीन की ओर झुका है, अपनी पेशानी तस्वीर पर टिकाकर बस एक गहरी सांस लेता है। कुछ भी नहीं कहता, बस उस तस्वीर को चुपचाप अपनी सीने से लगाता है, जैसे वो लम्हा अब भी उसके पास हो। तुम गई नहीं हो, तुम आज भी मेरी हो, मेरी थी और हमेशा रहोगी। कमरे में सन्नाटा था, मगर अरहान के दिल में तूफान मचा हुआ था। एक तूफान जो सिर्फ आयशा को पुकार रहा था, हर सांस में, हर आंसू में। लिटिल फेरी, एक टूटती हुई फुसफुसाहट जो शायद अब सिर्फ उसकी तन्हाई ही सुन सकती थी। तुम अपने साथ साथ मुझसे मेरे बच्चों को भी दूर ले गई लिटिल फेरी। उसकी आवाज भर्रा जाती है, आंखों से आंसू बहते हैं। पर अब वक्त आ गया है तुम्हें ढूंढकर फिर से अपने करीब करने का। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया, जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। अतीत के कुछ पन्ने और भूल बिसरी यादें। अब आगे। अरहान अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी, वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह अपनी आंखें खोलता है और अपने साथ वाले ही ड्रावर को ओपन करता है। उसमें से एक फाइल निकलता है। वह फाइल ओपन करता है तो उसमें आयशा के पहले अल्ट्रासाउंड की पिक्चर और आयशा का नाम, बच्चों के बाप का नाम अरहान सिंह राजपूत, सब चीज लिखी हुई थी। इसमें अरहान इस रिपोर्ट को देखता रहता है और अपनी उन बच्चों की अल्ट्रासाउंड पिक्चर पर हाथ फेरते हुए काफी उदासी के साथ कहता है, 2 साल हो गए हैं तुम्हें गए हुए, अब तो बच्चे 11-12 महीने के दिन होंगे। क्या वह बोलना सीख गए होंगे? फिर खुद से ही खुद का बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ कुछ शब्द बोलना सीख गए होंगे, चलना भी सीख गए होंगे, हंसना खेलना सब कुछ सीख गए होंगे। वह दिखाते कैसे होंगे? मेरी तरह दिखते होंगे या आयशा की तरह दिखती हों? न कि आंखें कैसी होगी, मेरी तरह ओशियन ब्लू या फिर आयशा की तरह सुर्ख गहरी काली। वह अपनी ही बात पर मुस्कुरा देता है और आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है कि तभी उसकी आंखों में जो आंसू ठहरे हुए थे वह अपना सफर तय करके गालों तक आ जाते हैं। अरहान अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखों में आंसू लिए बेहद उदासी के साथ कहता है, मैंने एक राज को राज रखने के लिए तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया बीवी, तुम्हारे साथ साथ अपने बच्चों को भी खो दिया। ऐसा कहकर वह रोते हुए उसे अल्ट्रासाउंड की पिक्चर को देखने लगता है। सच में उसने अपने हाथों से सब कुछ खराब कर लिया था। अगर वह सही वक्त पर सब कुछ संभाल लेता तो शायद आज ऐसी नौबत ना आती। लेकिन कहते हैं ना, जो तकदीर में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। वही हाल अरहान के साथ है। अरहान के साथ भी वही कुछ हुआ है जो उसके साथ होना था। वहीं देर रात 12 बजे ओबरॉय विला, सब लोग जहां गहरी नींद में सोए हुए थे वही कुंती जी की नींद उड़ी हुई थी। आज न जाने क्यों उन्हें किसी की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वह अपने रूम की ही विंडो के पास बैठी हुई बाहर का नजारा देखते हुए, बाहर पहले अंधेरे को देखते हुए गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करती है और उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। बाहर का नजारा देखते हुए खुद से कहती है, आज न जाने क्यों मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जिससे आप आसपास ही हैं। मेरे आज भूले बिसरे पुराने यादें मुझे बहुत याद आ रही है जो आपके साथ बिताई थी।
ऐसा कहकर कुंती जी अपने हाथ में लिए उसे फोटो एल्बम को देखते हैं और उसे फोटो एल्बम को खोलते हुए एक एक उसे फोटो एल्बम का पन्ना पलटते हुए उसे फोटो को देख रही थी। उसमें एक शख्स था जिसकी उम्र तक ही 32 से 35 साल की थी और कुंती जी की उम्र 28 साल की थी। उससे तस्वीर में कुंती की काफी यंग और खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत तो वह आज भी थी, लेकिन बस क्या है कि उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी और वह खूबसूरती उनके चेहरे में आज भी थोड़ी बहुत झलकती थी। वह उसे 30 से 35 साल के शब्द की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बेहद उदासी के साथ रहती है। अगर वह हादसा न हुआ होता तो आज आप मेरे साथ होते और ना ही मेरी दूसरी शादी होती और ना ही आपसे जुड़ा होती। न जाने क्या लिखा था उसे वक्त मेरी किस्मत में जिसने मुझे आपसे जुदा कर दिया। ऐसा कहकर वह उसे तस्वीर को देखने लगती है। उसे वह फोटो फ्रेम भले ही छोटा फोटो फ्रेम था, लेकिन उसमें कुछ ही फोटो ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ उसे शख्स की और कुंती जी की थी। कुंती की शादी के जोड़े में थी तो वही उनके बगल में मौजूद शख्स में 3 पीस सूट पहना हुआ था। मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा था। ऐसे ही काफी सारी शादी की फोटोज थी और इसी के साथ वह जैसे जैसे पढ़ने पलट रही थी तो उनकी नजर एक पन्ने पर आकर रुक जाती है। उसे पाने पर फोटो थी कुंती जी और इस शख्स की। उनके हाथ में 2 बच्चे थे जो जुड़वा थे और दोनों एक ही आगे के थे। लगभग 6 से 7 महीने के बच्चे होंगे दोनों। एक बच्चा कुंती जी के हाथ में था तो एक बच्चा उसे शख्स के हाथ में था और दोनों ही बच्चे लड़के थे, क्योंकि उन्होंने लड़कों वाले कपड़े पहने थे। कुंती जी दोनों बच्चों की फोटो पर हाथ फेरते हैं, खासतौर से उसे आदमी के हाथ में जो बच्चा था उसके फोटो पर हाथ फेरते हुए रोते हुए कहती है, आपके साथ साथ मेरा बड़ा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। आप दोनों मुझे छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। ना जाने क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि आप आसपास है और मेरा बेटा भी आसपास ही है। ऐसा कहकर उससे तस्वीर को अपने गले से लगा लेती है और वह काफी देर तक उसका तस्वीर को अपने गले से लगाए हुए रोती रहती है। इस बात से अनजान कि कुलभूषण जी उन्हें रोते हुए देख रहे थे। कुलभूषण जी की नींद काफी पहले ही खुल चुकी थी। वह कुंती जी को अकेले देखकर समझ गए थे कि आज फिर से उन्हें अपने पहले पति और अपने बड़े बेटे की याद आ रही है, जो भी दुनिया में नहीं। कुलभूषण जी अपनी जगह से खड़े होते हैं और कुंती जी के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और कुंती की जो इस वक्त रन में बिजी थी वह कुलभूषण जी की मौजूदगी का एहसास प्रकार अपनी नजर उधर घूमकर देखती है तो कुलभूषण जी आंखों में फिक्र लिए उन्हें देख रहे थे। ये देखकर कुंती जी उनके सीने पर अपना सर टिकाकर रोते हुए कहती है, आज मुझे फिर से उनकी बहुत याद आ रही है, उन दोनों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। कुलभूषण जी कुंती जी को चुप करते हैं और पास में रखे हुए ड्रग से गिलास में पानी उन्हेलकर उन्हें देते हैं। कुंती की पानी पीती है और थोड़ी देर बाद खामोश हो जाती है, लेकिन वह अभी भी रो रही थी। उनकी आंखें लाल थी, सज गई थी। कुलभूषण जी उन्हें देखते हुए कहते हैं, कुंती जी आप कब तक ऐसे रोती रहेंगे? बड़े भैया को गुजरे हुए जमाना हो चुका है। बड़े भैया के साथ साथ आपका बड़ा बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। आप उन्हें याद कर रही है, लेकिन इस तरह से याद करके खुद की तबीयत भी मत खराब करिए। कुंती की कुलभूषण जी की बात पर हम में सर हिलाती और उसके बाद अपने बेड की तरफ चली जाती है। कुलभूषण जी गहरी सांस लेकर उसे फोटो फ्रेम को देखते हैं जो कुंती जी ने वही रख दिया था। वह फोटो फ्रेम को दोबारा से अलमीरा में रख देते हैं। रखने के बाद वह भी अपनी जगह जाकर दोबारा लेट जाते हैं। राजावत फैमिली इन मुंबई। अब आगे रात की तकरीबन 2 बजे तक एक हवेली रात की गहराई अपनी पूरी चुप्पी के साथ जमीन पर उतर चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस हवाओं की सरसराहट कभी कभी किसी पुराने रहस्य की तरह कानों में फुसफुसा जाती। तभी आसमान का सीना चीरते हुए एक प्राइवेट जेट राजावत विला की रूफटॉप पर उतरत सटीक नपे तुले अंदाज में। राजावत विला एक ऐसा ठिकाना जो रोशनी और साया दोनों का हिसाब बराबर रखता है। ऊंची दीवारों से घिरा, संगमरमर से बनी सीढ़ियां और हर कोने में फैली वो शाही ठंडक जो बताती है कि यहाँ हर ईंट, हर खंभा सत्ता और परंपरा का बोझ उठाए हुए है। विला का मुख्य द्वार ऊंचा और नक्काशीदार था, जैसे किसी समय के दरवाजे से गुजरते हुए अंदर कोई दूसरी ही दुनिया में कदम रखता हो। काले पत्थरों से बनी छतें, दीवारों पर पुरखों की धुंधली परछायां और हवा में तैरता एक ऐसा सन्नाटा जो बताता था कि यहाँ बहुत कुछ कहा भी गया है और बहुत कुछ दबा भी है। ये जगह एक महल की तरह थी, पर उसमें महलों वाली गर्मजोशी नहीं, एक ठंडी गंभीरता थी। जैसे वक्त यहाँ ठहर चुका हो, बस इंतजार में है फिर से चल पड़ने के लिए। थोड़ी देर में राजावत विला के रूफटॉप पर एक प्राइवेट जेट अगर उतरता है और उसी के साथ धीरे धीरे करके राजावत फैमिली बाहर आती है। सबसे आगे दादाजी थी। दादाजी के कदम जैसे ही जात से बाहर रखते हैं वैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजर जाता है और दादाजी उन हवाओं को महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वह अपनी आंखें खोलकर दूर तक पहले उसे अंधेरे को देखते हुए गहरी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं,
आखिर मैं यहाँ आ ही गया, बरसों का इंतजार अब पूरा हो ही गया। धीरे धीरे उन सभी रिश्तों और उन सभी लोगों से मुलाकात होगी जिसे मैं कभी मिलना नहीं चाहता था। ऐसा कहकर दादाजी अपनी छड़ी के सहारे जाट से बाहर आते हैं। उन्हीं के पीछे सारे फैमिली मेंबर थे। लास्ट में कीर्ति जी के हाथ में मफिन थे तो वही आयशा के हाथ में कप केक मौजूद थी। दोनों ही बच्चे सो चुके थे, सभी के चेहरे से थकान साफ झलक रही थी, इसलिए वह लोग रूफटॉप से होते हुए अपने अपने फ्लो पर आते हैं और अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करने लगते हैं। वही कीर्ति जी आयशा के साथ आई थी उनके बेबी को उसके रूम में छोड़ने के लिए। आयशा के रूम में 2 क्रेडल ऑलरेडी मौजूद था और दोनों बच्चों को क्रेडल पर बड़ी सेफ्टी के साथ सुनने के बाद आयशा उन दोनों को देखते हैं और मॉस्किटो नेट से करते हुए उन्हें ब्लैंकेट से करती है और फिर एक नज़र अपने बच्चों को देखने के बाद वह वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। वॉशरूम से फ्रेश होकर वह बाहर आती है। इस वक्त उसने एक सिंपल सी नाइट गाउन पहनी हुई थी। वह आती है और गौर से रूम को देखते हुए अपने रूम की बालकनी के पास चली जाती है। बालकनी से तकरीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा सब मिला था और उसे विला के रूम की बालकनी में काफी अंधेरा था। आयशा उससे विल को गौर से देखते हैं लेकिन अंधेरे में होने की वजह से कुछ खास दिख नहीं रहा था, इसलिए वह एक नज़र उसे मिला को देखकर वापस अपने रूम में आती है, अपने बच्चों को चेक करती है और उसके बाद बेड पर जाकर सो जाती है आराम से। वहीं दूसरी तरफ दादाजी का रूम। दादाजी इस वक्त अपने रूम में मौजूद थे और वह रूम को बड़ी बारीकी के साथ देख रहे थे। उनकी खामोश नजरें सब कुछ बयां कर रही थी। वह एक जगह पर खड़े होकर उसे रूम को देख रहे थे और उसके बाद अपने रूम से होते हुए वह अपने रूम की विंडो के पास आते हैं। वह ग्लास विंडो से होते हुए रूम की बालकनी पर आते हैं। हालांकि वह फर्स्ट फ्लोर ही था लेकिन फिर भी उससे रूम में एक बालकनी थी और बालकनी से होकर कम 3 से 4 सीढ़ियां थी और नीचे गार्डन बना हुआ था। दादाजी उससे बालकनी में खड़े होकर उसे गहरे अंधेरे को देख रहे थे। उसे गहरे अंधेरे को देखते हुए दादाजी किसी सच में खोए हुए थे कि तभी उनके पीछे से अनुप्रिया की आती है और उनके कंधे पर हाथ रखती है। दादाजी अनुप्रिया जी के एहसास को पकड़ पीछे पलटकर देखते हैं तो दादी जी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। दादाजी उनको मुस्कुराते हुए देखकर उनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वह दोबारा उसे अंधेरे को देखने लगते हैं तो दादी जी उनके बगल में आकर खड़ी हो जाती है और एक नज़र उनको देखकर वह भी सामने पहले अंधेरे को देखते हुए कहती है, क्या सोच रहे हैं? दादाजी उनकी तरफ देखते हैं और फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, वही जो हमेशा से सोचता है। सोचा नहीं था कि कभी मुलाकात होगी लेकिन देखो उनसे मुलाकात जल्दी होगी। दादी जी दादाजी की बात सुनकर गहरी सांस लेती है और फिर खामोशी से उसे पहले अंधेरे को देखते हैं। दादाजी पलटकर अपनी रूम की तरफ चले जाते हैं। दादी जी भी एक नज़र उन्हें देखकर गहरी सांस लेती है और फिर वापस अपने रूम की तरफ वह भी चली जाती है और दोनों ही अपने कपड़े चेंज करके बेड पर सो जाते हैं आराम से। अगली सुबह। आज ये सुबह सबकी जिंदगी में नया रंग लाने वाली थी। आज की यह सुबह किसी की जिंदगी में खुशियां तो किसी की जिंदगी में एक नई दस्तक देने वाली थी। खैर अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए आयशा उठ जाती है और उसके साथ साथ उसके बच्चे भी उठ जाते हैं और वही रोज का डेली रूटीन फॉलो करते हुए आयशा मफिन और कपकेक को लेकर नीचे दादी जी और माँ के पास जाती है। दोनों ही मिलकर मफिन और कपकेक की मालिश करते हैं और उसके बाद उसे शावर देखकर कपड़ा चेंज करते हैं। ऐसा भी अपना ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाती है यहाँ की ब्रांच को देखने के लिए। और शाम को सारे इवेंट होने वाले थे। फैशन वीक के साथ साथ बिजनेस वुमेन का भी अवार्ड मिलने वाला था आज, इसलिए सब कुछ शाम को होने वाला था। तैयारी ए फ्लैट आगे। ओबरॉय कंपनी के बाहर एक के बाद एक 4 से 5 गाड़ियां आकर रुकती हैं। 2 गाड़ी में से प्रियम और आकाश अर्नव निकलते हैं। तीनों ने इस वक्त बिजनेस सूट पहना हुआ था। जहां प्रियम ने डार्क ब्लू कलर का पहना था बिजनेस सूट, वही आकाश में ग्रे कलर का पहना था। अर्नव ने डार्क ब्राउन कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। तीनों अपने एटीट्यूड के साथ कर से उतरकर लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। एक एक करके वह तीनों अपने फ्लो पर चले जाते हैं और थोड़ी देर में उनकी मीटिंग होने वाली थी। उनके पर्सनल असिस्टेंट उनके साथ थे, मीटिंग की अपडेट दे रहे थे। आकाश और प्रियम मीटिंग करने वाले थे तो वही अर्नव आज शाम में होने वाले फैशन वीक की प्रेजेंटेशन देखने वाला था कि आखिर उन लोगों की तैयारी पूरी तरह से है या अभी भी कुछ बाकी है। अर्नव अपने कदम एक कॉरिडोर से होते हुए अपने कदम एक बड़े से हॉल की तरफ बढ़ा देता है। वह पूरा हॉल ग्लास वॉल से बना हुआ था। वह हर तरह के डिजाइन किए गए गाउन एंड ड्रेस रखे हुए थे। उन्हीं के बीच 2-4 लोग थे और उनके बीच एक लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल की। उसका नाम काशवी था। रंग गोरा, लंबे बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट जो उसे और भी खूबसूरत बनती थी। उसकी आंखों का रंग भी ब्लू कलर का था। अर्नव अपने कदम जैसे ही उसे हाल में रखता है तो सभी की नजरें अर्नव पर ठहर जाती है। डार्क ब्राउन कलर के बिजनेस सूट में अर्नव बेहद आकर्षक लग रहा था। काशवी जब अर्नव को देखते हैं तो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर उसके पास जाकर गले लग जाती है। अर्नव भी उसे अपने गले लगाकर गुड मॉर्निंग विश करता है तो काशी भी खुश हो जाती है और कश्मीर को देखते हुए अर्नव कहता है,
सारी तैयारी हो गई, तुमने अपनी ड्रेस देख ली है ना, डिसाइड कर लेना कि तुम क्या करने वाली हो फैशन शो में। अर्नव का सवाल सुनकर काशवी उसको मुस्कुराते हुए देखते हैं और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने सारी चीज देख ली है और सब कुछ परफेक्ट है, तुम टेंशन मत लो। काशवी की बात सुनकर अर्नव राहत की सांस लेता है, क्योंकि कशवी को जल्दी कुछ चीज पसंद नहीं आती थी और यही वजह थी कि अर्नव परेशान था कि कशवी ड्रेस सेलेक्ट की होगी कि नहीं। लेकिन यहाँ आकर उसकी सारी टेंशन दूर हो चुकी थी, क्योंकि काशवी ने सारी ड्रेस जो पहनने वाली थी वह सभी सेलेक्ट कर ली थी। अगर पता ना हो तो बता देते हैं, काशवी राजपूत फैमिली की बेटी है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम फिर से राजपूत फैमिली का इंट्रोडक्शन दे देते हैं आप सबको। राजपूत फैमिली के हेड यानी कि दादाजी शंकर सिंह राजपूत है। इनकी बेगम साहिबा इस दुनिया में नहीं है, वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इनके बस 3 ही बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे हैं अभिजीत जी, उनकी बीवी है सोनम जी। इनके 2 बेटे हैं अरहान और आदित्य। अरहान की उम्र 31 साल है, आदित्य की उम्र 29 साल है। और अरहान तो हमारा हीरो है। शंकर जी के दूसरे बेटे हैं अभिराम जी और उनकी बीवी है साधना जी। इनको भी 2 बच्चे हैं, एक बड़े बेटे हैं आरव और दूसरी बेटी है कशवी। आरव की उम्र 29 साल है तो वही काशवी की उम्र 25 साल है। शंकर जी के तीसरे बेटे हैं अधिराज जी और उनकी बीवी है शिवानी जी। और इनका एक ही बेटा है विराज, जिसकी बीवी है स्नेहा। विराज की उम्र 31 साल है और उसकी बीवी स्नेहा की उम्र 27 साल है, और विराज और स्नेह की एक बेटी है जो लगभग 1.5 साल की है। अगर याद ना हो तो याद दिला देते हैं, शिवानी जी आयशा की बुआ जी है और इन्हीं का एक्सीडेंट हुआ था जिसका ब्लेम आयशा के ऊपर आया था। अब आते हैं कहानी पर। अर्नव काशवी से मिलकर उसको सारे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, तो काशवी भी अर्नव की बात मानकर सारी ड्रेस उसे ट्राई करके दिखाती है। अर्नव सभी चीज बहुत अच्छे से देख रहा था कि कहीं फिटिंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अर्नव ये जानकर बहुत खुश होता है कि कहीं भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, और वह काशवी को अच्छे से हर एक चीज प्रिपेयर करने के लिए कहकर वहां से अपने केबिन की तरफ चला जाता है। यहाँ हर एक तैयारी एकदम परफेक्ट कर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल ए एम्पायर के सामने एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकती है। उसमें से आयशा अपनी लाइट रेड कलर की साड़ी पहनकर बाहर आती है। उसने अपने बालों को हल्का सा जुड़ा बनाया हुआ था, माथे पर हल्की सी बिंदी थी, गले में एक पतली सी चैन थी और कमर पर भी उसने कमरबंद हल्की सी चैन वाली पहनी थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आयशा के साथ इस वक्त उसका पर्सनल बॉडीगार्ड अभिषेक था और उसके साथ ही उसका पर्सनल असिस्टेंट अभिमन्यु था। आयशा का रिलेशन अभिषेक और अभिमन्यु से बहुत अच्छा था। दोनों ही आयशा को अपनी एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन जब उसकी जान पर बात आती थी तो दोनों किसी डेविल से काम नहीं थे। आयशा भी उनके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे से बात करती थी। वह हमेशा से जैसी थी वैसे ही थी, उसका बचपन कहीं खोया नहीं था। हालांकि एक पल को वह उदास जरूर रहती थी, लेकिन कभी राजावत फैमिली ने उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उनके फैमिली के मेंबर नहीं है। वह आयशा से बहुत प्यार करते थे जैसे उनकी खुद की औलाद है। कीर्ति जी को हमेशा इसी बात का दुख सताता था कि काश ऐसा उनकी कोख से जन्म लेती तो बात ही कुछ और होती। आयशा अपने पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन की तरफ जाती है। वहां जाकर वह हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखते हैं। इसी के साथ वह जितने भी मॉडल थी जो उसके साथ परफॉर्म करने वाली थी, आयशा हर बार अपनी बेस्ट ड्रेस को रिप्रेजेंट किया करती थी। आज भी यही होने वाला था, वह अपनी सभी बेस्ट ड्रेस को रिप्रेजेंट करने वाली थी मॉडल के थ्रू। और इसी के साथ वह एक हेड मॉडल भी बनी हुई थी, क्योंकि उसे अपनी कंपनी प्रेजेंट करनी थी। आयशा जो आज वेयर करने वाली थी सब कुछ देख रही थी, उससे वह मॉडल से भी मिल चुकी थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर एक ड्रेस मॉडल को बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वह वाकई बहुत खूबसूरत बनाई गई थी जो खुद आयशा में डिजाइन की थी। यह जानकर आयशा बेहद खुश थी। खैर इसी तरह दिन बीत जाता है, शाम का वक्त हो जाता है। शाम के 5 बजे थे कि आयशा अपनी कंपनी से निकालकर अपने घर की तरफ चली जाती है। उसके साथ अभिषेक और अभिमन्यु भी आए हुए थे। हाल में आकर दोनों बैठ जाते हैं। हालांकि वह दोनों अनाथ जरूर थे, लेकिन राजावत फैमिली ने उन्हें अपने बेटों की तरह ही ट्रीट किया था। अब सब रेडी होने लगे थे। इसी तरह वक्त बिता शाम के 7 बजे चुके थे। ओबरॉय एंड खुराना बैंक्वेट हॉल, ये दोनों फैमिली का बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल था। यहीं पर उसे अवार्ड शो एंड फैशन शो होने वाला था। यह मुंबई का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल था। यहाँ की हर एक चीज बहुत अच्छी से सजाई गई थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी। थोड़ी देर में सभी करके गेस्ट आने लगे थे। धीरे धीरे करके सारे गेस्ट आ चुके थे। अब किसी का इंतजार था तो वह थे राजपूत फैमिली एंड ओबरॉय फैमिली एंड राजावत फैमिली। बाहर एंट्रेंस गेट पर काफी सारी मीडिया इकट्ठा हुई थी, सिर्फ एक फोटो लेने के लिए ये दोनों फैमिली की। सबसे पहले ओबरॉय फैमिली के हेड यानी कि कुलभूषण जी और कुंती जी की कर इंटर होती है बैंक्वेट हॉल में, और इसी के बाद एक और कर इंटर होती है जिसमें से प्रथम साक्षी जी बाहर आते हैं।
इसी के बाद एक और कर इंटर होती है जिसमें से शैलेश जी और सुनंदा की बाहर आती है। इसी के बाद एक एक करके कर और इंटर होती है जिसमें से प्रियम, आकाश और अर्नव तीनों एक साथ बाहर आते हैं। सभी मीडिया वाले ओबरॉय फैमिली की फोटो क्लिक कर रहे थे और ओबरॉय फैमिली एक नज़र सबको देखकर बैंक्वेट हॉल के अंदर चली जाती है। एक बार फिर से गाड़ियों का शोर गूंजता है और अब बारी थी राजपूत फैमिली की। सबसे पहले शंकर सिंह राजपूत बाहर आते हैं अपनी कर से, उसके बाद एक और कर आती है जिसमें से अभिजीत जी, सोनम जी बाहर आते हैं। एक एक करके सभी कपल बाहर आ रहे थे। अभिराम की साधना जी, अभिराज जी, शिवानी जी अपनी अपनी कर से बाहर आते हैं। एक कर में आरव बाहर आते हैं। कुछ देर बाद एक और कर आती है जिसमें सिर्फ विराज अपने कोर्ट के बटन ठीक करते हुए बाहर आता है। उसी के साथ स्नेह और उसकी 1.5 साल की बेटी बाहर आते हैं। उसी के बाद एक और कर इंटर करती है जिसमें से आदित्य और सोनाक्षी बाहर आते हैं जिनके हाथ में इस वक्त 1 साल का बेबी अंश था। इसी के साथ एक और कर आकर रुकती है। सभी ने एक जैसे कपड़े पहने थे, मतलब जहां जेंट्स ने बिजनेस सूट यानी कि टैक्सीडो सूट पहना हुआ था वही औरतों ने साड़ियां पहनी थी। वहीं दूसरी तरफ राजपूत विला में सब लोग रेडी हो चुके थे, लेकिन अगर कोई नहीं जा रहा था तो वह थे दादाजी और दादी जी, जो हमारे मफिन एंड कप केक की देखभाल के लिए रुकने वाले थे। खैर दादाजी का वैसे भी मन नहीं था वहां जाने का और दादाजी की वजह से दादी जी भी नहीं जा रही थी, क्योंकि वह दादाजी की हालत को बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए दादाजी और दादी जी घर पर रुकने वाले थे। बाकी सभी लोग रेडी हो चुके थे, एक एक करके जाने लगे थे। आयशा ने अपने दादाजी को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन दादाजी ने ये कहकर मना कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं जाना चाहते। दादाजी को आयशा ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, वह भी दादाजी का ख्याल रखना को बोलकर अभिषेक और अभिमन्यु के साथ निकल जाती है। प्लीज रिव्यू जरूर से क्रियन एंड लाइक कमेंट भी करें। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय।